गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। कल की क्लास 2024 के विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शन देने के लिए बनाई गई थी। आज की क्लास का मेन पर्पस 2025 और 2026 के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के मकसद से बनाई गई है। मैं पुनः आप लोगों को याद दिला दूं कि ये कक्षाओं का मकसद आपको जबरदस्ती यूपीएससी की तैयारी में झोंकना नहीं है। आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए। मैं आपको केवल कुछ बातें, रास्ता तय करने का तरीका बता रहा हूं। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा उसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं। लेकिन जबरदस्ती यदि आपको लगता है कि आपको कोई दबाव डाल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका मन नहीं है, फिर भी इस एग्जाम को देना है, तो ऐसा कोई कदम मत उठाइए। क्योंकि ये कक्षा 10वीं और 12वीं बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मन हुआ या पड़ोसी का मन हुआ, घर वालों का मन हुआ और आप तैयारी में लग गए। बिल्कुल आपके अंदर एक उत्साह है, आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की डेडिकेशन है इस एग्जाम के लिए, तो ही इस परीक्षा में प्रवेश करिएगा। तो पुनः मैं क्षमा चाहूंगा उन विद्यार्थियों से जिन्हें लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद वे लोग अपने आईएएस की तैयारी में बेहतर कर पाएंगे। बल्कि मैं कहूंगा ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सोच चुके हैं कि हमें ये तैयारी करनी है, बस हमें रास्ता पता चले, हमें पता चले कि कहां क्या सावधानियां बरतनी है। तो ये वीडियो केवल उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। बस 1 मिनट का समय और फिर हम बात बड़े विस्तार से 2025 और 26 के लाल लालियों के लिए करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने शायद पहली बार अभी ये वीडियो देखना शुरू किया है, एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया बता देता हूं और फिर बातचीत करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। जितने भी लाल लाली इस क्लास को देख रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि कुछ बेसिक बातें उन्हें पता हैं, फिर भी एक जीरो से शुरुआत करने की आदत के अनुसार चलेंगे। 2025 या 2026 जब भी आपको अगर इस एग्जाम को देना है, तो आपको यह पता होगा कि यूपीएससी के लिए 3 सिविल सर्विस एग्जाम जो होती है, जिसको हम आईएएस की एग्जाम के नाम से जनरली बोल देते हैं, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहले प्रीलिम्स का होता है एग्जाम, फिर मेंस का एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपके ऑब्जेक्टिव सवालों का पेपर हो गए, 2 पेपर होते हैं। मेंस में कुल 7 पेपर होते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव सवाल होते हैं और 2 पेपर क्वालिफाइंग वाले पेपर हिंदी इंग्लिश के होते हैं। और इंटरव्यू लगभग 30 मिनट का, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। और इस तरीके से इस परीक्षा में 3 चरणों के बाद फाइनल सिलेक्शन अगर होता है, तो आपको अलग अलग जॉब, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये सब मिलती है। यूपीएससी में जनरली जो साल भर में फॉर्म एक बार आते हैं, फरवरी के महीने में फॉर्म आते हैं हर साल। जनरली पिछले 3 वर्षों से आ रहे, तो हर साल बोल रहा हूं मैं। फरवरी में फॉर्म आते हैं, मई के महीने में या जून के फर्स्ट वीक, मई के लास्ट वीक में इसका पहला एग्जाम होता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसका मेंस का एग्जाम होता है और जनवरी फरवरी में इसके इंटरव्यू की बातचीत होती है। ये पूरे साल भर का प्रोग्राम रहता है और इस तरीके से आप अपनी तैयारी के लिए टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। 1 साल पहले यूपीएससी सब बता देती है। जनवरी का महीना जब आएगा तो यूपीएससी कैलेंडर दिखा देगी कि 2025 के विद्यार्थियों के लिए एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का। कभी जनवरी में, कभी मार्च के महीनों में कैलेंडर आता है। तो कैलेंडर जैसे आएगा तो 1 साल पहले सब पता रहेगा। कैलेंडर आएगा तब मैं पुनः यूट्यूब पर आऊंगा आपको बताने के लिए कि क्या कैलेंडर आया है, तो उसका तनाव मत लीजिएगा। जो विद्यार्थी 2025 और 26 की एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें मैं एक बात और बता दूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। बस आपकी एग्जाम बची हुई हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को। यदि 25 देना है, 26 देना है, तो 1 अगस्त 2026 को आपकी उम्र 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए इस तारीख को। साथ ही साथ ग्रेजुएशन 21 साल, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है।
यदि आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में सब एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस होती है, एससी एसटी कैटेगरी होती है, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में मान लिए जाते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो एग्जाम को देने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो आपके पास अगर 2025 की बात करें तो 2025 के लिए लगभग प्रीलिम्स का एग्जाम हम मई में मान रहे हैं। मतलब अगर मई 2025 की बात हम करने जा रहे हैं और ये नवंबर चल रहा है, मान लेते नवंबर अब खत्म होने वाला है, तो दिसंबर का 1 महीना आपके पास है, 12 महीने 2024 के हैं और 5 महीने लगभग आपके पास हम कह सकते हैं कि 25 के हैं। तो टोटल 18 महीने आपके पास हैं इस तैयारी को करने के लिए, और 18 महीने बहुत आइडियल टाइम पीरियड है यदि आप 2025 का माइंडसेट बना रहे हैं। यदि आप 26 का माइंडसेट बना रहे तो आपके पास 30 महीने हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 वाले जो विद्यार्थी हैं वे अपने आप को 25 का मानकर अगर तैयारी करेंगे तो वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जितना एग्जाम नजदीक होती जाती है आपके पढ़ाई में और भी ज्यादा क्वालिटीज, और भी ज्यादा इंटेंसिटी, और भी ज्यादा फोकस बेटर होता चला जाता है। तो मैं समरी कर दूं कि हमने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है और मैंने आपको ये बता दिया है कि मैं ये मान रहा हूं कि 2025 में आपकी एग्जाम मई के महीने में या जून के फर्स्ट वीक में होने वाली है। 15-20 दिन का हेरफेर हो सकता है, उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 18 महीने का टाइम पीरियड इस समय आपके पास है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। ये जो आज का वीडियो है ये 2025 और 26 के विद्यार्थियों की काफी लंबे टाइम से मांग रही कि सर एक स्ट्रेटजी वीडियो आपने नहीं दिया है 25-26 के लिए, और ये पहला वीडियो है जो 2025-26 को लक्षित करते हुए मैं बना रहा हूं। मैंने कल का जो वीडियो बनाया था वो 2024 के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए प्लीज आप इस बात को समझिएगा कि मैं एक बार आपको क्लियरली बता दूं कि क्या करना है, और फिर हमारा मकसद जो है, जो हमारी प्रति सप्ताह की क्लासेस थी, सोमवार की करंट अफेयर, मंगलवार की सी सेट की क्लास, वो नेक्स्ट वीक से आपको वापस उसी फ्लो में दिखना शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। इस पूरी प्रिपरेशन को हम 3 पड़ाव में बांट रहे हैं। सबसे पहला पड़ाव बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, जिसको मैं कहता हूं कि भाई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। मैंने उन विद्यार्थियों से को भी देखा है जो 1.5-1.5 2-2 साल से तैयारी करते हैं, पर जिन्हें सिलेबस नहीं पता होता है, जिन्हें नहीं पता है कि कौन से पेपर में क्या पूछा जाएगा, कौन से प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, कौन से मेंस के सब्जेक्ट है। तो इस पर एक तरीके से 1 सप्ताह का आप रिसर्च कर लीजिए। मतलब 1 सप्ताह का टाइम पीरियड है जिसमें आप जानकारी जुटा लीजिए, और मैं वो वीडियो दिखा दूंगा अभी आपको जिसमें वो सारी जानकारियां क्लियरली मेंशन रहेगी। पर फिर दूसरा होता है स्टडी विथ एजुकेटर। इसको मैं 10 महीने में डिवाइड करता हूं। इसे 10 की जगह अगर 12 महीने भी लग गए तो कोई बुराई नहीं है। स्टडी विथ एजुकेटर का मतलब होता है एजुकेटर की सहायता से, टीचर की सहायता से, शिक्षक की सहायता से विषय को कवर करना। और तीसरा पड़ाव होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी वाला। इसमें 5 से 6 महीने का टाइम आपको मिलता है। इस 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड में आपको जो पढ़ी हुई बातें उसको दोहराना होता है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि आप अगर 1 वीक तक 2025 और 26 के विद्यार्थी ध्यान से सुने, बाकी 24 वाले विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मत देखिए, यह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल 25 और 26 को फोकस करते हुए बनाया गया है ताकि उन विद्यार्थियों को एक बेसिक गाइडलाइन मिल सके अगर वो अपनी तैयारी घर से शुरू करना चाहते हैं। अब 2026 के विद्यार्थियों के दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि सिलेबस क्या है। सबसे दूसरा सवाल होता है कौन सी किताबें पढ़नी है। तीसरा सवाल होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। चौथा सवाल होता है कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। पांचवा सवाल होता है कि नोट्स कैसे बनाएं, या फिर हम कहें कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। इस तरीके के कुछ बेसिक सवाल। इसके लिए आप 1 वीक का पूरा टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं तो यहां से आप 1 वीक का टाइम पीरियड दे दीजिए। 10 दिन भी लग गए तो कोई बुराई नहीं है,
लेकिन प्रॉपर तरीके से चीजों को समझिए। जैसे मैं आपको अब उदाहरण सहित समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस आपको यदि समझना है तो आप मेंस का सिलेबस समझेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जिसको समझा जा सके। मेंस के सिलेबस में यूपीएससी ने अपने सिलेबस को 4 पेपर में डिवाइड किया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, जिसको जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3, 4 हम कहेंगे। जनरल स्टडी के पेपर 1 में हमारे जो विषय हैं, आर्ट एंड कल्चर का विषय है, कला और संस्कृति का विषय है। आर्ट एंड कल्चर के विषय में हमें पढ़ना होता है हमारे देश में चित्रकला, मूर्ति कला प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कैसी रही। इसमें संगीत भी पढ़ना होता है, फिल्म भी पढ़नी होती है। संगीत आपको ऐसे नहीं कि सारे गामा पा का डिटेल में स्टडी करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि संगीत की कितनी विधाएं होती है, बेसिक आइडिया, ताकि कोई भी विद्यार्थी जब आईएएस बने तो उसे भारत की डाइवर्सिफाइड कल्चर के बारे में आइडिया हो। दूसरा विषय इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री। फिर इसमें हमें पढ़ना होता है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हमें इसमें पढ़ना होता है विश्व का आधुनिक इतिहास। वास्तविक रूप में विश्व का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, चीनी क्रांति, रशियन क्रांति और भी महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर भारत का समाज, तो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को पढ़ना होता है। और फिर आपको इसमें पढ़ना होता है ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी में भी कई प्रकार की ज्योग्राफी है। भौतिक भूगोल पढ़ना होता है। भौतिक भूगोल मतलब बारिश के होने के पीछे के रीजन, जिसको क्लाइमेटोलॉजी में कहेंगे। पृथ्वी की संरचना या फिर जियोमार्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। और हमें पढ़ना होता है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। फिर भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल और मैपिंग। तो मोटे तौर पर अगर आप पेपर 1 की बात करें तो इसमें कुछ इतने टाइप की चीजें आपको पढ़नी होती है। ये पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं। पेपर 2 में अगर मैं आपसे कहूं तो पेपर 2 में हमें ज्यादा विषय नहीं, लेकिन बड़े विषय पढ़ने होते हैं। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी का जैसे हमने पढ़ा है, तो भारतीय सामाजिक समस्या या सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। गवर्नेंस मतलब एक तरीके से शासन व्यवस्था पढ़नी होती है। छोटे छोटे विषय है ये दोनों, इसका तनाव मत लीजिएगा, सप्ताह भर में खत्म होने वाले विषय है, लेकिन ये बड़ा विषय है। और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध पेपर 2 में पढ़ना होता है। पेपर 3 की अगर हम बातचीत करें तो पेपर 3 में हमें पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। काफी बड़ा सब्जेक्ट और काफी टिपिकल कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। फिर हमें इसमें पढ़ना होता है साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान भी इसी में पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। सामान्य विज्ञान को भी इसी में पढ़ लीजिए। फिर इसमें पढ़ना होता है हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। फिर 5वां अगर हम बातचीत करें तो इसमें विषय होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की हमारे देश में अगर आपदाएं आती है तो उसका क्या समाधान होगा। और फिर हमें इसमें पढ़ना होता है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। और जो जीएस पेपर 4 होता है उसमें नीति शास्त्र नाम से विषय है, जिसमें हम कह सकते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड कहते हैं, बट नीति शास्त्र के रूप में हम कह सकते हैं। और एक निबंध का 5वां पेपर निबंध का होता है। 2 पेपर ऑप्शनल के पेपर होते हैं। मोटे तौर पर ये सिलेबस होता है। आप कहेंगे सर इस सिलेबस को और डिटेल में बताइए, तो पहले सप्ताह में 10 दिन तक 2025 की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी को ये सारी बातें पता करने के लिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, करंट अफेयर कैसे लिखा जाता है,
इसकी एक समझ होनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी 2025 और 26 को माइंडसेट में रख रहा है, 27 को माइंडसेट में रख रहा है, इसका एक छोटा सा डायरी रखिएगा। मैंने मतलब कई विद्यार्थियों को देखा है जो बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं, वो एक डायरी मेंटेन रखते हैं ताकि उन्हें इन सवालों के जवाब पता हो जाए, उन्हें पता हो जाए कि कट ऑफ कितना जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो एक डायरी, पर उसमें अगर आप कहेंगे कि सर हम खुद समझ नहीं पाते हैं, आप इसमें मदद करिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इस पर काफी ज्यादा कक्षाएं ली हैं। वो सारी कक्षाएं मैं आपको दिखा दे रहा हूं। डिटेल सिलेबस एनालिसिस की एक क्लास ली है, लगभग 1 घंटे मतलब 46 मिनट की क्लास है। मैंने डिटेल सिलेबस एनालिसिस 2021-22 को बताया था, वही सेम है। फिर कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, 14 मिनट की क्लास में मैंने सब बता दिया है कि बुक लिस्ट कैसी होती है। मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखते हैं, इसकी बकायदा मैंने क्लास ली हुई है। प्रीलिम्स का मायाजाल कि आखिर विद्यार्थी प्रीलिम्स में फेल क्यों हो जा रहे हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू कैसे आते हैं, एक बेसिक आइडिया आपके सामने रखा हुआ है। प्रीलिम्स और मेंस के कौन से विषय हैं जो केवल प्रीलिम्स में आते हैं, केवल मेंस में आते हैं, जो दोनों में आते हैं। अगर इन क्लासेस को आप देख लेंगे, पूरा 1 सप्ताह का टाइम लीजिए, 10 दिन का टाइम लीजिए। मैंने पोस्ट मास्टर्म सीरीज भी शुरू की थी जिसमें सिलेबस के एक एक पेपर को एक्सप्लेन किया था। यूट्यूब पर यह भी उपलब्ध करके रखा हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो आपको ढूंढना क्या है, बस आप YouTube पर जाएंगे और डिटेल सिलेबस एनालिसिस बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, कंप्लीट बुक लिस्ट बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, आंसर राइटिंग बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, प्रीलिम्स का मायाजाल बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, यूपीएससी इंटरव्यू बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए। ये वीडियो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे और 10 दिन तक इसकी प्रॉपर तैयारी करिए, 10 दिन तक इसको समझिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। और मैंने बारीकी से एक एक चीज एक्सप्लेन की है। तो ये 2025 के विद्यार्थियों के लिए पहला पड़ाव है, 26 के विद्यार्थियों के लिए पहला पड़ाव है, जिसमें आपको फुलफिल करनी है अपनी बेसिक जानकारियां। अब हम बातचीत करते हैं वो दूसरा पड़ाव जिसे पूरे 12 महीने का समय आप देंगे, जिसका नाम है स्टडी विथ एजुकेटर। स्टडी विथ एजुकेटर में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, जिसमें एक टीचर होगा जो ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब आपको जहां मिल जाए वहां वो आप सिलेबस कवर करेंगे। उससे जुड़ी हुई कोई स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इन दोनों का जो भी हमें बात समझ में आएगा उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम सिलेबस को कवर करते हैं, जितने सिलेबस में मैंने विषय बताए हम उसमें एजुकेटर्स की सहायता लेते हैं। सेल्फ स्टडी अभी मत करना, यहां बुक पढ़ने के लिए आप अपनी मर्जी से बुक खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले टीचर से उस विषय को समझना। एनसीईआरटी भी पढ़ने से पहले टीचर से उस विषय के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जुटा लेना। तो अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप तय करेंगे 2 विषय का कॉम्बिनेशन, 2 सब्जेक्ट आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एक दूसरा विषय पढ़ लीजिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट कितना टाइम लगना चाहिए, इन दोनों विषयों को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 घंटों की जरूरत पड़ सकती है टीचर की मदद से। 150 घंटे में टीचर और नोट्स बना लेंगे। इसकी किताबें पढ़ने के लिए 150 घंटे मतलब 300 घंटे बहुत पर्याप्त हो गए, मैक्सिमम होगा, इससे कम ही लगेंगे। फिर वैसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि आप जिसमें पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आप उसमें आर्ट एंड कल्चर को पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर इंडियन पॉलिटी के लिए पुनः मैं कहूंगा कि लगभग 300 घंटे आप इस कॉम्बिनेशन को दे दीजिए, 300 घंटे। अब अगर आप प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग दिन देख लेना, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो दिन देख लेना, इतने घंटे आपको देने चाहिए। फिर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आप ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको भी आप 300 घंटे का टाइम पीरियड, 350 घंटे का टाइम पीरियड दे सकते हैं।
फिर एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़िए, ताकि दोनों जितने अलग अलग सब्जेक्ट होंगे आपको पढ़ने में मजा आएगा। 200 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। फिर मिडेवल हिस्ट्री को पढ़िए और मिडेवल हिस्ट्री के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ लीजिए, 200 घंटे का टाइम इसमें लग जाएगा। छठवां अगर हम कॉम्बिनेशन कहें तो इसमें आप वर्ड हिस्ट्री को ले लीजिए, वर्ड हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन सोसाइटी ले लीजिए, क्योंकि अब ये छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे हैं। इसके साथ यदि आपको कुछ कवर करना है तो मैं कहूंगा कि आप एथिक्स की क्लास को भी कवर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 200 घंटे इसमें लग सकते हैं। और आखिरी में मिसलेनियस जैसे जनरल साइंस हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, सोशल जस्टिस हुआ, गवर्नेंस हुआ, इसको आप 300 घंटे में कवर कर सकते हैं। बिल्कुल 7 कॉम्बिनेशन में चीजें कवर हो जाती हैं। 2025 और 26 वाले विद्यार्थी जब 10 दिनों तक पूरी आइडिया लगा लेंगे तब वो तय करेंगे कि उन्हें वो 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। ये वो 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको बोरियत नहीं होगी और दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। पर एक बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि सर ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मान ली हमने बात, लेकिन मुझे बताइए कि ये विषय कहां से पढ़े, ये विषय क्या आपने कवर कराए हैं? तो आइए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि ये विषय मैंने कवर कराए हैं। कभी 1 साल पहले के, 2 साल पहले के, कभी करंट में भी कुछ विषय चल रहे हैं, आप उनसे भी उनको कवर कर सकते हैं, उसका कोई तनाव मत लीजिएगा। मैं वो विषय दिखाना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप स्टडी विद एजुकेटर में विषय को कवर कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर की यहां पर 10 कक्षाएं आपके सामने दिख रही होगी। ये 21-22 की करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ता है, इसलिए ये बदलने वाला नहीं है। ये आर्ट एंड कल्चर की कक्षाएं हो गई, ये एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास की कक्षाएं हो गई, ये विश्व के इतिहास की कक्षाएं हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री की कक्षाएं हो गई। ये मैंने पूरा आधुनिक विश्व का इतिहास इसमें जोड़कर दिखाया हुआ है। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की कक्षाएं हो गई, ये मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं हो गई, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कवर हो जाती है। ये आर्ट एंड कल्चर की कुछ मैराथन कक्षाएं भी हैं। तो आप पेपर 1 में देख लीजिए, पेपर 1 में मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, अब बचा इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। तो ये देख लीजिए इंडियन सोसाइटी की कक्षाएं हैं, आप मेरा नाम डालिए, सब चीजें इसमें मिल जाएगी। ये इंडियन सोसाइटी की 6 घंटे की क्लास मैंने दी हुई है पूरी तरह से, 8 वीडियो के बाद 6 घंटे की कक्षा दी हुई है। ये पूरी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है, जो ऑफलाइन क्लास दिल्ली में मैं लेता था उसकी सीधी लाइव क्लासेस है। ये पूरे भारत के भूगोल की क्लासेस है। अगर मैराथन नहीं करना है तो ये मैंने 29 वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी कवर करके दिया हुआ है। ये 53 वीडियो में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी कवर करके दिया हुआ है। ये लेटेस्ट फिजिकल ज्योग्राफी है, आप इसको कवर करो, इसको कवर करो, कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन हर जगह पर सेम होता है। तो जो आप लोग शिकायत करते हैं ना कि सर सिलेबस आप बता रहे हैं कि इतने दिन में कवर करिए, कहां से कवर करें, तो ये पेपर 1 देख लीजिए, ये पेपर 1 कंप्लीट है, आर्ट एंड कल्चर। अब मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर में 10 टॉपिकों में 6 टॉपिक मैंने यूट्यूब पर कवर करा दिए। तो आपके पास 2 विकल्प है। अब या आपके पास यदि मुद्राएं हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर बचे हुए टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं सर मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उन 4 टॉपिकों को किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं, किसी दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो मैं पहले ही क्लास में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। पर ऐसा नहीं कि केवल पेपर 1 की बात है, आइए जरा पेपर 2 भी दिखा देता हूं। ये ज्योग्राफी में मैंने मैपिंग की कक्षाएं भी दी हुई है, 16 वीडियो मैपिंग के हैं, ये 2 घंटे का वीडियो है। ये भारत के मैपिंग पर भी हमने चर्चाएं जो की थी उसके भी वीडियो हैं। तो मैपिंग की कक्षाएं भी है, पेपर 1 यहां कंप्लीट होता है। आइए पेपर 2 पर आते हैं। आप कहेंगे सर पेपर 2 कहां से करें, आपने अभी 9 क्लास लिए। प्रतिदिन बच्चे मुझे मैसेज करते सर 10वीं क्लास कब आएगी, पॉलिटी की 10वीं क्लास कब आएगी। भाई 10वीं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिवाली में छुट्टियां थी तो मैं भी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं भी मनुष्य हूं।
अब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास 10वीं क्लास आएगी। लेकिन क्या तब तक आप खाली बैठ सकते? नहीं, जितना हो चुका है उसके बाद आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये 103 वीडियो हैं पॉलिटी के, 103 वीडियो। 17 घंटे में मैंने पॉलिटी का पूरा एक रिवीजन करके दिया हुआ है। और आईआर की क्लास मैंने पूरी कवर कर दी है 24-25 के विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल लेटेस्ट क्लास दी है मैंने आईआर की। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आईआर की कंप्लीट कक्षाएं आपके पास अवेलेबल हैं। ये आईआर की और पॉलिटी की क्लास हो गई। आईआर और पॉलिटी अगर आपने पेपर 2 में कवर कर दिया तो इंडियन जो सोशल जस्टिस की बातचीत है या फिर गवर्नेंस की बातचीत है, वो छोटे छोटे टॉपिक है, वो कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। हमारे नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उससे कवर कर सकते हो। तो 2025 के विद्यार्थी को मैं केवल ये नहीं बता रहा हूं कि ये कर लो वो कर लो, बल्कि मैं ये भी बता रहा हूं कि कहां से करोगे। हर चीज आपको मैं पुनः दिखा रहा हूं। अगर आप इन चीजों को ईमानदारी पूर्वक कवर करेंगे तो ये चीजें आपके सामने पुनः आएगी। और केवल पेपर 2 नहीं, पेपर 3 पर आइए। इकोनॉमिक्स की 33 वीडियोस मैंने यहां ली है। बजट की सबसे लंबी क्लास, शायद ही पूरे यूट्यूब पर हमसे बड़ी क्लास कोई मिल जाएगी। 12 घंटे की बजट की क्लास है, 1 घंटे की और अलग से क्लास है। इन्फ्लेशन पर, मुद्रास्फीति पर 3 घंटे की पूरी कंप्लीट क्लास है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है उस पर 3 घंटे की क्लास मैंने दी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्लास 11 की एनसीईआरटी पर 11 घंटे की क्लास मैंने दी हुई है। पर मन में काम करने की इच्छा हो ना, आरोप लगाते रहोगे, कमेंट्स करते रहोगे, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने वो नहीं पढ़ाया। मेरे गंदे लाल और मेरी गंदी लाली, एक बार सर्च तो कर यूट्यूब पर, डाल कर देखो बजट बाय मधुकर कोटवे, आ जाएगा 12 घंटे का वीडियो। इन्फ्लेशन टॉपिक तो पता होने चाहिए, पर ढूंढो तो सही, ढूंढने को तैयार नहीं है। बस एक कमेंट्स कर दोगे कि मास्टर हवाबाजी कर रहा है, ये चीज पूरी नहीं हुई, वो चीज पूरी नहीं हुई। आप जरा गौर से देखो, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है, एक 4.5 घंटे का इकोनॉमिक्स का क्लास दिया है। और ये 76 वीडियो, 33 और 76, 100 से ज्यादा वीडियो तो मेरे इकोनॉमिक्स के हैं। पर जिसके मन में इच्छा हो वही करेगा ना। मुझे बता देना कि इसने ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको कहीं मिल जाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी लेटेस्ट क्लास है, ये अभी इसी महीने की लेटेस्ट क्लास है, ये इसी साल की लेटेस्ट क्लासेस हैं। ये मैंने बजट की क्लास 2023 बजट जब आया था तब बड़े विस्तार से बताई थी। कंसेप्ट थोड़ी बदलने वाले हैं, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगी। अब आप कहेंगे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर है, उसकी पूरी कक्षाएं हैं। आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर 70 वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, 70 वीडियो यूट्यूब पर, 70 वीडियो। इससे ज्यादा वीडियो पूरे भारत में कोई तुम्हें इकोलॉजी इन्वायरमेंट में दिखा दे तो मुझे कमेंट्स कर देना कि मास्टर आप तो हवाबाजी कर रहे थे, देख लो फलाने मास्टर ने इतना बढ़िया कराया है 70 घंटे से ज्यादा में। 70 घंटे के बाद मैंने 10 घंटे में एक प्रॉपर रिवीजन भी करवाए हैं। 2 रिवीजन क्लास है, एक 10 घंटे का रिवीजन क्लास दिया हुआ है, एक 14 घंटे का रिवीजन क्लास दिया हुआ है। पर अंदर से भरा पड़ा हो ना विद्यार्थी पढ़ने के लिए, बस वो आरोप लगाने के लिए बैठा हुआ है, फलाना नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मेरे घर वाले मुझे ये कह रहे हैं, पड़ोसी से मैं बड़ा दुखी हूं, मेरी दुनिया में सब लोग मुझे दुख दे रहे हैं। पर स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे, कब जानोगे कि आपको क्या क्या कवर करना है। ये दूसरे पड़ाव में जिसमें मैं कह रहा हूं कि 12 महीने आपको देने हैं और मैंने आवर्स आपके सामने डिवाइड करके रख दिए हैं। तो पहला पेपर 1 पूरा है, पेपर 2 आपके सामने दिखा दिया मैंने। ये पेपर 3 को देख लीजिए, पेपर 3 में पूरा इकोनॉमिक्स। पेपर 3 बताइए ना कि और क्या पढ़ोगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर वीडियो किसी ने कवर कराया हो या ना कवर कराया हो, इतना डाइवर्सिफाइड आपके पास सब्जेक्ट है। करंट अफेयर जो भी कवर कराते हैं उसमें सारी चीजें हो जाएगी, पर स्टैटिक तो करो, अंदर से आवाज आनी चाहिए ना, करने के लिए मन होना चाहिए ना। नहीं तो विद्यार्थी मिलते हैं 1.5 साल पहले भी कहते कि सर कुछ पढ़ा है, और 1.5 साल बाद मिलने के लिए आते तब भी कहते सर कुछ ही पढ़ा है। मतलब 1.5 साल में फिर किया क्या मेरे लाल और लालियों। इसलिए आपको यदि दूसरे पड़ाव में सच में कुछ अद्भुत करना है तो ये पूरे विषय हैं।
पेपर 3 में इकोनॉमिक्स आपके सामने है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपके सामने है, साइंस और टेक्नोलॉजी आपके सामने है, और बची बात करंट अफेयर की, तो ये करंट अफेयर वीकली वाला सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो चल रहा है, वीकली करंट अफेयर आपको मैं अवेलेबल कराता हूं। फिर मैं एक ही साथ मैराथन क्लास भी तो उपलब्ध कराता हूं, आपको ईयरली करंट अफेयर भी देता हूं। तो आप जो वीकली करंट अफेयर है उसको 1 जनवरी से शुरू कर देना। 2025 वाले विद्यार्थी वीकली करंट अफेयर को स्टार्ट कर देंगे 1 जनवरी से। नोट्स बनाना, उसको प्रॉपर तरीके से समझना, भले ही वो चाहे तो अभी केवल वीकली करंट अफेयर सुनिए, लेकिन 1 जनवरी से आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। ये पेपर 3 की बातचीत थी, और पेपर 4 एथिक्स पर मैंने केस स्टडी से लेकर कई सारी चीजें उपलब्ध कराई है। ये दूसरा पड़ाव है जो 2025 के विद्यार्थी को 10 से 12 महीने में कवर करना है। यदि आपके पास मुद्राएं हैं तो प्लस पर ऑफलाइन क्लास दोनों जगह अनअकैडमी के ऑप्शन आपके पास हैं, मैं आपके पास अवेलेबल हूं, आप उससे भी प्रिपरेशन करिए। मैं आपको साल भर में वो एक एक विषय कवर करा देता हूं जिसकी आप डिमांड करते हैं। अगर मुद्राएं नहीं है तो मैं जितना होता है यूट्यूब पर कवर करा देता हूं। कुछ पुरानी कक्षाएं जो होती है उसको भी देख लिया करिए, थोड़ा कुछ भी तो मेहनत करिए। आप सोचते सर स्पून फीडिंग करा दीजिए, बिल्कुल एक एक चीज मेरी तैयार आप ही करा दीजिए। खुद आप भी तो अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करिए, थोड़ा बेटर करने की कोशिश करिए। तो ये दूसरा पड़ाव है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा पड़ाव जिसका नाम है सेल्फ स्टडी। अब इस पड़ाव में आपने जो मेरे वीडियोस देखे, आपने जो स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी पढ़ी, उसके जो नोट्स आपने बनाए थे, उन नोट्स को याद करना है। याद रखिएगा, दूसरा पड़ाव तैयारी का अधूरापन है। अगर आपने नोट्स बना लिए, आपने सिलेबस कवर कर लिया तो सिलेक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है जिसे सेल्फ स्टडी कहते हैं। आपको वो चीजें मेमोराइज करनी होगी, वो नोट्स याद करने होंगे, उन्हें कई बार दोहराना होगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप इस पड़ाव में भी कर सकते हैं, और दूसरे पड़ाव एजुकेटर की स्टडी वाले पड़ाव में भी आप कर सकते हैं। जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर सकते हैं। अपने आप को शो करना है कि हां अब मैं कितना तैयार हो गया हूं। यही 5-6 महीने की तैयारी के लिए मैंने कल क्लास ली थी, प्रीलिम्स का मायाजाल। वही क्लास के पूरे नियमों को आपको फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जितना याद कर सकते हो, जितने भी वीक सब्जेक्ट है, जितने भी कमजोरियां है, उसको दूर कर सकते हो। करंट अफेयर को बेहतरीन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हो। मॉक टेस्ट जो भी अनअकैडमी पर कॉम्बैक्ट टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी पड़ाव में चाहो तो सीसेट भी कवर कर सकते हो। अगर आपको टाइम उधर नहीं मिल पाया तो सीसेट को इस पड़ाव में भी कर सकते हो, क्योंकि जितना लेटेस्ट सीसेट पढ़ेंगे उतना मेमोराइज रहेगा। जिन लोगों का सीसेट बहुत वीक है वो 2 बार सीसेट कर लो, एक बार इस समय कर लो, एक बार जब लेटेस्ट आएगा तब और कर लेना। 2-2 बार सीसेट का मतलब है प्रैक्टिस 2-2 बार कर लेना। जितनी ज्यादा सीसेट में प्रैक्टिस होगी उतना ही रिजल्ट आपका बेटर आता जाएगा। रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीसेट की प्रैक्टिस। तो ये वो समय है जिसमें 5-6 महीने में आपको सेल्फ स्टडी के नाम पर जो भी आपको लग रहा है, कोई एनसीईआरटी, कोई बुक भी पढ़ने का मन है तो इसमें आप कवर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि हमें पहले पड़ाव में 10 दिनों तक जानना है तैयारी के हर डायमेंशन। फिर 12 महीने का सबसे बड़ा पड़ाव होगा जिसमें हमें सिलेबस कवर करना है, उसके भी वीडियो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तीसरा पड़ाव जिसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, जहां पर आपको खुद रिवीजन करना है, उसे करना होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूं जिसे कई बार विद्यार्थी गलती करते हैं। जैसे मैं कहूंगा टाइम टेबल। आप जितना हो सके अपनी तैयारी दोनों पड़ाव में टाइम टेबल के माध्यम से करें। जब आप एजुकेटर के माध्यम से चीजों को कवर कर रहे हैं तो एक टाइम टेबल बनाइए कि पूरे दिन भर में
आप कितने घंटे पढ़ेंगे, कितने घंटे, तो 6 से 8 घंटे की तैयारी हम मान रहे हैं। 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो कौन से 2 विषयों को आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनके नोट्स कितने टाइम में तैयार करेंगे, कब कब आप मॉर्निंग में टाइम निकाल पाएंगे, इवनिंग में टाइम निकाल पाएंगे। जब आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं वहां पर भी एक टाइम टेबल बनाइए कि कब कितना रिवाइज करना है, कितना याद करना है, कौन से वीक सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, करंट अफेयर को कितना टाइम देना है, या फिर हम कहेंगे सीसेट को कितना टाइम देना है, ऑप्शनल को कितना टाइम देना है। ऑप्शनल की तैयारी जब जीएस आधा होने लग जाए तब शुरू करना, जब 5 महीने हो जाए तब ऑप्शनल में लग जाना। 5 महीने से पहले ऑप्शनल के बारे में मत सोचना। नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, जितना नोट्स शॉर्ट और अच्छा बनाओगे उतना ही रिवीजन में आपको ज्यादा मदद मिलेगी, उतना ही आपका सेल्फ स्टडी वाला फेज बड़ा सुकून से गुजरेगा, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा मकसद, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं कि आज यदि आप अपने हाथ के नोट्स बने हुए अगर रेडी होते आपके पास और 20 कॉपियां होती, मैं आपको बोल देता कि इन 20 कॉपियों को याद कर लीजिए, यूपीएससी की तैयारी का 80% आपका इसमें कवर हो जाता है। तो आप सोचिए कि 3-4 महीने में आप यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो 10-12 महीने की कहानी मैं बोल रहा हूं उसमें आपको अपने नोट्स ही प्रॉपर बनाने हैं। नोट्स बनाते समय ये मत सोचिए कि टाइम ज्यादा जा रहा है, क्योंकि नोट्स ही है जो सेल्फ स्टडी में आपकी मदद करेंगे। टेस्ट सीरीज आप जब रिवीजन के फेज में आ जाते उसी समय टेस्ट सीरीज लगाइएगा, उसके पहले टेस्ट सीरीज नहीं। जब आपकी सेल्फ स्टडी का फेज आएगा तभी आप टेस्ट सीरीज की कहानी गढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज तभी आप ज्वाइन करेंगे। पढ़ी हुई चीजों को याद रखने के लिए आप इमेजिनेशन को लेकर आइए, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करिए, उसके साथ साथ जितना हो सके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, एक फ्लो चार्ट बनाते चलिए, तो चीजें आपको अपने आप मेमोराइज होगी और जब रिवीजन करोगे, दोहराओगे, तो चीजें और भी ज्यादा याद होती जाएगी। और इंग्लिश का डर, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, उनके मन में जो इंग्लिश का डर है, मैं बता दूं कि इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर होता है मेंस में, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स केवल 25% हैं। 300 में से 75 मार्क्स आपको लाने हैं, 300 में से 75 अंक आपको लाने हैं। उसकी तैयारी प्रीलिम्स पास होने के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी से करना है तो आप आधे घंटे 30 मिनट जब भी फुर्सत मिले KG1 और KG2 के वीडियोस को देखिए। यकीन मानिए आपकी राइटिंग और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी करंट अफेयर, इसको बोझ ना समझे प्लीज। वीकली करंट अफेयर को बढ़िया से कवर करिए, ईयरली करंट अफेयर जो मैं रिवाइज कराऊंगा उसको बढ़िया से करिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितना हो सकता है करंट अफेयर को समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ नहीं है तो ये रटा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही टिपिकल इसमें चीजें आ जाती है। और बची बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन मेरे हिसाब से विद्यार्थी ने एटलीस्ट 5-6 महीने जीएस पढ़ने के बाद, 4 महीने जीएस पढ़ने के बाद करना चाहिए। पहले ही दिन से ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड तो कर लेते हैं, पर जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने लगते तो पता चलता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा जीएस पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए आपका इंटरेस्ट किसमें है। सबसे ज्यादा जरूरी आपको उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में टीचर तो ढूंढना पड़ेगा। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास टीचर नहीं है तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पहले टीचर को ढूंढिए, टीचर आपको मिल जाएगा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। बहुत जरूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट में टीचर का मार्गदर्शन। और सीसेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, बहुत वीक है तो 2 बार कर लेना, और अगर वीक नहीं है तो जब लेटेस्ट में 2025 के लिए बातचीत होगी तब सीसेट एक बार जरूर कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीसेट के जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वही आपको बताएंगे कि सीसेट का लेवल क्या होता है। अब जिन चीजों से बचना है, यदि आप 2025 देना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपने बचना चाहिए, खास करके
प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम को विद्यार्थी अलग अलग समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस में केवल क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब आप जीडीपी पढ़ रहे होते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस का जीडीपी अलग नहीं होता है। अगर जीडीपी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं और सब्जेक्टिव का भी। पॉइंट पर ध्यान देना, यदि आपने क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन पढ़ लिया है, चक्रवात प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव सवाल का भी जवाब दे सकते हैं और सब्जेक्टिव भी। तो जब आप टॉपिक पढ़े, जब आप कोई कंसेप्ट पढ़े, जब आप सिलेबस को कवर करें, तो ये मत सोचना कि ये प्रीलिम्स के लिए और ये मेंस के लिए नहीं। प्रीलिम्स मेंस को कंबाइन करते हुए तैयार करिए। ये सोचिए कि मुझे अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, कर लूंगी। अवॉइड द टेंडेंसी टू स्किप और पीएचडी। कुछ बच्चों को हिस्ट्री अच्छा लगता है तो पीएचडी जैसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता तो पढ़ते ही नहीं है। मैंने देखा है कि यूट्यूब में पॉलिटी की कक्षा में जितने बच्चे आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स की कक्षा में उतने नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें जब कठिन लगता है तो वो छोड़ देते हैं। तो स्किप मत करिए, पीएचडी मत करिए। पॉलिटी में कितना भी पढ़ लोगे तो 15-16 सवाल ही आने वाले हैं, और अगर आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया तो 15-16 सवाल छूटने वाले हैं। इसलिए ना स्किप करिए ना पीएचडी, बिल्कुल जितना सिलेबस में उसको कवर करते चलिए। एक ही विषय को बार बार, एक ही किताब को बार बार पढ़िए, मल्टीपल सोर्स से पढ़ने की कोशिश मत करिए। ज्योग्राफी अगर आपने मुझसे पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली तो बस बहुत हो गया, उसी को 2 बार पढ़िए, मुझसे 3 बार पढ़ लीजिए, 2 बार किताब को पढ़ लीजिए। बार बार एक ही चीज पढ़ेंगे तो सिलेबस कवर होगा, याद हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा, चीजें बेटर हो पाएगी। और जरूरी है बार बार स्ट्रेटजी को बदलिए नहीं, एक बार स्ट्रेटजी को तय कर लीजिए और उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसी जैसी आपके अंदर एडाप्टेशन आ रही है आप उसमें मॉडिफिकेशन करिए, पर बिल्कुल नए सिरे से इस बार फिर 4 महीने बाद नए सिरे से मत शुरू करिए। और हमेशा ही टॉपिक को पूरा करिए तभी छोड़िए। मैं अगर पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो याद रखिएगा कि आप अपना सिलेबस कवर करने पर ध्यान दीजिए। आप उस टॉपिक को पूरा करने के लिए गूगल कर लीजिए, दूसरे वीडियो देख लीजिए, पर आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। जितना ज्यादा आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे उतना बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको टाइम वेस्ट समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रिवीजन के समय बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रॉपर नोट्स रहेगा रिवीजन उतना ही बेटर होगा। रिवीजन को पेंडिंग मत करिए संडे के दिन, या जब भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख सकते हैं तो रिवीजन पर भी काम करिए। स्वागी क्या है, कौन सा विषय पढ़ना होगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भले ही बोर करे लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप सही क्या जरूरी है पढ़ना उस पर गौर करेंगे, चीजें बेटर रहेगी। और आखिरी चीज जो आपको करनी ही चाहिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए लाल लालियो, बहुत बढ़िया से कम टाइम में सिलेक्शन दे पाओगे। करंट अफेयर और जीएस दोनों पढ़िए, ऑप्शनल, सीसेट, जीएस तीनों पढ़िए, जितना हो सके संतुलित वे में पढ़िए। अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दोगे, अगर एक मास्टर से वो चीज समझ में नहीं आ रही तो दूसरा मास्टर चुन लीजिए। सीसेट को सीरियस लीजिए क्योंकि बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। रेगुलर स्टडी करिए, याद रखिएगा जितनी रेगुलर स्टडी करोगे उतना ही बर्डन कम लगेगा। कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं अचानक 15-20 दिनों में जादुई पढ़ाई कर लूंगा, वे जिंदगी में केवल सपने ही देखते रह जाते हैं। धीमा धीमे आगे बढ़ते चलिए। आज 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, कल भी 6-7 घंटे पढ़िए। अगर आपको लग रहा है आप स्टडी बढ़ाना चाहते तो 8 घंटे पढ़िए, लेकिन एक दिन 13 घंटे और अगले दिन 2 घंटे पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यूपीएससी में जब मुझसे कोई पूछता है कि सिलेक्शन किसका होता है, जो कंसिस्टेंट है, जो टॉपर है उसका सिलेक्शन नहीं होता, जो बहुत ज्यादा अच्छा बुद्धि वाला है उसका सिलेक्शन नहीं होता, पर जो कंसिस्टेंट रह सकता है केवल उसका सिलेक्शन जरूर होता है। रिवीजन और प्रीवियस ईयर को बार बार ध्यान देते रहा करिए। कंसेप्ट क्लियरिंग पर ज्यादा फोकस करिए। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं तो चीजें रटने से नहीं होगी। कोशिश करिए कि क्लियर हो जाए, नहीं हो रहा है तो फिर याद कर लीजिए, फिर वापस पढ़कर देखिए, शायद अब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ज्यादा सही क्या है उस पर गौर करिए, और जितना हो सके
ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रीलिम से पहले कवर कर लीजिए। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीलिम से पहले कवर हो जाएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा मेंस के समय। मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो जितना हो सके 2025 वाले विद्यार्थी बेसिक बातों की जानकारी जुटाने के बाद बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी के लिए लग जाइए। टाइम मात्र 18 महीने बचा है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। आप यदि शुरुआत सच में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हैं तो यही वो आखिरी प्रयास है, यही वो बेहतर टाइम है जब आप शुरू कर सकते हैं। चल रे मन जाग जा, अब तो कुछ करना होगा, औरों से नहीं खुद से ही सही, लेकिन अब तुझको लड़ना होगा। अगर अब ना लड़ा, अगर अब ना अड़ा, कोई ना तेरा अपना होगा। धीमा ही सही, हल्का ही सही, पर अब तो तुझे तपना होगा। क्या देखता है तू ठिठक कर, हासिल क्या किया तूने बैठकर। जब टूटेंगे तेरे सपने, तब छूटेंगे सारे अपने। तब तू बैठा पछताएगा, ना कोई तेरा अपना होगा। आखिरकार अब तो तुझको लड़ना होगा। चल रे मन जाग जा, अब तो तुझ कुछ करना होगा। सिंपल सा मैं बस इतना कहना चाहूंगा, यदि आप 2025 का फोकस कर रहे हैं तो ये वो समय है जब आप एक बेहतर प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपको किसी टीचर की मदद चाहिए, तो उसके भी विकल्प आपके पास ढेरों पड़े हुए हैं। और खुद करना चाहते हैं तो शुरुआत अभी भी आपके पास पूरे मौके मिल रहे हैं। YouTube से लेकर बाकी सब जगह पर भी विकल्प भरे पड़े हैं। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, जितना हो सके 2025 और 26 के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। 9 बजे 2024 के विद्यार्थियों के लिए जो 75 टारगेट रखा है उसका सेकंड क्लास है, मिस मत करिएगा। बाय।